किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज हम आपका जो हिस्ट्री का जो सेट 2 है उसका हम आपका जो टर्म 2 का है उसका सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे मक्खन की तरह। तो पूरा वीडियो में बने रहना और पूरे सॉल्यूशन को आप लोग देख लेना। मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, है ना। उससे क्या होता है बच्चों कि देखो कोई भी चीज़ को अगर आप देख लेते हो एक बार वीडियो में, तो वो फिर चीज़ें आधी चीज़ तो वैसे ही याद हो जाती है। उसके बाद जो मैं PDF दूंगा उसको डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले वीडियो जरूर देखा करें। अगर वीडियो देख के नहीं करते हो, PDF लेके आते हो, तो समझिए आप किताब पढ़ रहे हो, फिर याद नहीं होंगी चीज़ें। इसलिए क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो देखा करें, मैं फिर से सजेशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद वीडियो को आप लोग पढ़े करें, है ना, पढ़ा करें। उसको प्रिंट आउट भी निकलवा लेना आप चाहो तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि 40 अंक का, और जैसा मैंने कहा था कि आपको ये लेंदी पेपर आने वाला है हिस्ट्री का। पेन लिखते लिखते थक जाओगे यार, इतना लिखना पड़ता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो लिखने के लिए तैयार रहें, लिख के प्रैक्टिस क्या कीजिए। सभी मॉडल पेपर जितने हैं सबका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके बाद अपना कॉपी में उसको लेके बनाने की कोशिश करें। जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे कहना, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 1.5 घंटे लगातार लिखना पड़ता है, कहीं पर भी पेन नहीं उठाना पड़ता है। मैंने खुद देखा है, बहुत लिखना पड़ता है हिस्ट्री में। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास 12th का ये है और बहुत दिनों से आप लोगों ने लिखा नहीं था, तो इसलिए मैंने बता दिया। देखो 2 चैनल है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता बता दो, बोर्ड आबा और नवाबा दोनों हमारे ही चैनल है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आबा में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नवाबा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो बच्चों, अगर किन्हीं को पता नहीं है कि कितने शब्दों में आंसर देना, तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक का है, ठीक है। और उसके बाद देखो 8 से 14 तक का सभी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है और आपको 3 अंक का है। और ये जो पहला वाला है अधिकतम 1 वाक्य में आंसर देना, मतलब 1 वाक्य में लिख देना है। और आगे देखो प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय है और उसको 5 अंक तक निर्धारित है। देखो तो 1 वाक्य में लिखना है, मतलब कि 1 लाइन पर लिख देना है पहला वाला, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर कि डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना। अब चलो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया 2 नंबर वाले। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया, चलिए बता देते हैं। तो देखिए जो मैंने रेड कर दिया वो आपका आंसर होगा। तो देखो तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है, बाबर ने स्वयं लिखा था, मतलब अपनी आत्मकथा लिखी है। ये आपका बाबर नामा जो है या तुजुक ए बाबरी कहो, ये आप उनकी आत्मकथा थी, है ना। और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका आंसर तुर्की भाषा है बच्चों, ये वाला। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि तुजुक ए बाबरी, बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। बस इतना भी लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे तुर्की भाषा इसका आंसर सही होगा। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि इतना एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या, अगर याद नहीं है तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि तुजुक ए बाबरी को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इतना भी अगर लिख देते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और अगर पूरा लिख देते हो तो अच्छी बात है, इतना दूर तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग, मतलब कि आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये बच्चों को बता दिया था मैंने आपको कि कितने भाग जमींदार अपने पास रखते थे। तो देखो जमींदार को किसानों से वसूले गए हुए भू राजस्व की कुल रकम का, जैसे कि अगर 11 रुपया आपसे कर लिया, किसान से कर लिया जमींदार ने, तो वो 10 रुपया कंपनी को दे देता था और 1 रुपया अपने पास रखता था। समझ में आया? जैसे 11 रुपये किसी से कर लिया तो 10 रुपये उसको कंपनी का देना था। कि ये जमींदार कौन नियुक्त किए गए थे, किसके द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो कंपनी ने इसको नियुक्त किया था बच्चों। तो कंपनी जब नियुक्त किया तो वो तो कर उसी से लेगा ना। देखो क्या रखा गया था, मैं बता दूं कि जैसे जमींदार एक समझिए तो आपका एक साधन था कर लेने के लिए। तो गाँव वालों से जब कर लेना रहता तो कंपनी डायरेक्ट नहीं आती थी मांगने, वो जमींदार के थ्रू भेजती थी। तो जमींदार यहाँ से कर वसूलता था सभी किसानों से, और अगर 11 रुपये वसूला तो 10 रुपये ये जाके कंपनी को देगा और 1 रुपया अपने रखेगा। ऐसा इनका हिसाब था। और मैं बता दूं कि तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर, जैसे कि अगर रकम तय किया गया, देखो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि 110 रुपया अगर इसको टैक्स लेना है ना, किसी व्यक्ति से, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो 100 रुपया कंपनी को दे देगा, कंपनी को, और 10 रुपया खुद रखेगा, 10 रुपया खुद रखेगा। लेकिन 110 रुपया जो कंपनी ने बोला है चार्ज करने के लिए, अगर ये उसके जगह में 130 रुपया लेता है, तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाई हुई, मतलब 20 रुपया जो एक्स्ट्रा कमाई हुई वो जमींदार का होगा, उसमें कंपनी को कुछ देना की जरूरत नहीं था। तो आप लोग बहुत ही मक्खन की तरह समझा रहा हूँ बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। जब सभी चीज़ों को जब आप कहानी की तरह समझ जाते हो तो लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर इससे कर जितना तय किया गया तो उससे ज़्यादा अगर वसूली करता था तो वो फिर जमींदार का खुद का पैसा हो जाया करता था। जैसे कि आप समझ रहे हो, अगर आपको उदाहरण के समझना है कि अगर कोई किताब लेना है, आप लोग को बुक लेना है, तो आप पापा से 50 रुपये लिए, है ना,
समझ में आ रहा है। तो 50 रुपये में अगर आप झूठ बोल के 70 रुपये ले लिए तो 20 रुपये आपके पैकेट में चला जाता है। तो बस वही चीज़ है कि उसको जितना लेना था, अगर उससे ज़्यादा लेता तो अपने पैकेट में रखेगा और बाकी 10 हिस्सा आपको उसको देना था, जो तय किया गया था उसका 10 हिस्सा कमा के मतलब लेके उसको देना था। याद रह गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो बच्चों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा जो मुख्य कार्य भी किए गए हैं बच्चों, जो मैं फिर एक बार बता दूं कि जितने भी गवर्नर जनरल थे सभी के द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए हैं उसकी लिस्ट जरूर बना लेना, वो आता है एग्जाम में, ठीक है, लिख जरूर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कानिंग बेटन जो है ना, लॉर्ड कानिंग जो थे, लॉर्ड कानिंग ही थे उस समय गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इनका कार्यकाल भी यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने थे। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले वायसराय वो 1858 में बने थे, लॉर्ड कैनिंग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोरी चौरा घटना जो हुई कब और या किस राज्य में घटित हुई। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं बता दूं कि आप लोग के लिए समझाने के लिए लिखा गया, सिर्फ आपको यहीं तक लिखना है, देखो यहाँ तक, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने फिर से मैं बता देता हूँ ताकि कितना एग्जाम में लिखना वो भी आप लोग को पता रहे। ये नहीं कि अगर 2-2 नंबर वालों को इतना लंबा लिखेगा तो फिर 5 नंबर और 3 वाला छोड़ के आ जाओ एग्जाम में, क्योंकि 1.5 घंटा ही मिलने वाला है। तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो बाकी ऐसे मैं आप लोग को ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ ताकि अगर 3 नंबर में पूछ ले चोरी चौरा कांड के बारे में तो आप लोग लिख सको, ठीक है। इसलिए मैं इतना विस्तार कर दिया हूँ, नहीं तो आप लोग को इतना ही दूर तक लिखना है। ये सभी चीज़ें समझते जाइए आप। चोरी चौरा घटना जो हुआ था बच्चों 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में, उस टाइम ब्रिटिश भारत था, आप लोग को पता होगा, संयुक्त राज्य मतलब कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में हुई थी। गोरखपुर जिला, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सभी भूल भी जाते कोई बात नहीं, गोरखपुर जिले में हुआ था, इतना याद रखिएगा। आगे देखो, जब सहयोग असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। अब देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, तो ये सारी चीज़ें देखो, ये जो इधर से आगे है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ यहीं तक लिखना है। देखो हुई थी यहाँ तक, इसलिए मैंने रीड कर दिया कि 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका में, वर्तमान में कहाँ है ढाका, बांग्लादेश में, और उस टाइम इंडिया में ही था, ठीक है, में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कि आपका कहाँ हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, और सो भी 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में। और ये लीग में जो प्रमुख जो थे वहाँ पे, उसका भी नाम मैं बता देता हूँ कि आगा खां, ख्वाजा सलीम मुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे, ठीक है। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग कब बन गई, 1947 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक रेड तक ही आपको लिखना अगर एग्जाम में आएगा तो। चलो आगे देखो, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। बुलंद दरवाजा था भी बहुत बुलंद बच्चों, बुलंद दरवाजा सुनने से ही लग रहा है कितना बड़ा था, मैं बता देता एक बार। देखो ऐसे मैं एक बार पहले इसका आंसर बता देता हूँ। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था, याद रखिएगा, अकबर जी ने कराया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ याद रखिएगा, अकबर ने कराया था। और गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 में बनवाया था। तो याद रखिएगा कि बंगाल में जो गुजरात में जो विजय प्राप्त किया उसकी स्मृति में यह बनाया गया था, ठीक है। तो किस उपलक्ष्य में किया गया था, किस उपलक्ष्य में किया गया था, तो गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य पर, यहाँ पे उपलक्ष्य भी लिख दोगे तो चलेगा, और प्राप्त करने की स्मृति ये भी चलेगा, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य पर लिखा था, जब गुजरात पर जो विजय पा लिया तो उसकी याद में ये बनाया गया था। और बता दूं कि बुलंद दरवाजा था भी बहुत बुलंद, बहुत बड़ा था। मैं बता दूं कि बुलंद दरवाजा आपका जो है, ठीक है, उसकी ऊंचाई जो थी, बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, वो 53 मीटर थी, 53.63 मीटर। अगर फीट में बदलोगे, अगर बहुत सारे बच्चों को फीट में अगर समझना तो बता दूं कि आदमी लगभग 5.5 या 6 फीट का इंसान होता है ना अमूमन। और यहाँ पे 53 मीटर को अगर हम फीट में बदल देंगे तो 3.37, 1 मीटर में 3.37 फीट होते हैं। तो चलिए 3.4 से अगर गुना भी कर दोगे तो 5 तिया 15 और 10 मान लो, मतलब कि 170 फीट लगभग ये ऊंचा था। कितना ऊंचा था, 170 फीट का दरवाजा था, समझिए। तो मैं अनुमान में बता रहा हूँ कि इतना फीट में आएगा, थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा, लेकिन ये मीटर में करेक्ट है पूरा। तो 170 फीट ऊंचा दरवाजा समझ रहे हो, और 6 फीट का आदमी ही होता है, मतलब 10-12 भी आदमी अगर जोड़ के खड़ा कर दोगे तो उससे भी ऊंचा, पेड़ों से भी, पेड़ के बराबर। और चौड़ाई भी इसका मैं बता दूं कि इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो 35 मीटर समझ में आया, लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा भी था। तो देखने में काफ़ी हेवी लगता है, ठीक है।
और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी है, याद रखिए वहाँ पे फतेहपुर में है। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई बच्चों, तो भारत छोड़ो आंदोलन देखो इतने अच्छे से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। जब किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा देर तक समझते हो पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में चले जाती है, कंसाइंस में चली जाती है। तो इसलिए आप लोग पूरा विस्तार से समझा कीजिए वीडियो को सुन के, है ना। ये मत सोचिए कि लंबा क्यों बताया जा रहा है, लंबा इसलिए बताता हूँ ताकि अभी देखिए बुलंद दरवाजे के बारे में उतना बता दिया तो आप लोग को याद रहेगा कि अकबर ने बनाया है इतना, मतलब कि फतेहपुर सिकरी है वहीं पे, है ना। सभी चीज़ें याद होती जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई बच्चों, तो महात्मा गांधी जी ने, है ना, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना, 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। तो ये याद रखिएगा तिथि, ठीक है। यही पूछा गया, ये तो मैंने अपने से लिख दिया है, आपको इतना ही तक रेड तक ही लिखना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है बच्चों, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन सब यहाँ से शुरू होंगे। तो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है 50 वर्ड में। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बता दिया हूँ, जितना भी मतलब कि क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा लंबा है ना। इसलिए लंबा बताया हूँ कि लंबा याद रहेगा तो उससे छोटा आप लोग लिख लोगे, अगर छोटा में याद रखोगे और भूल गए तो फिर लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने लंबा में थोड़ा बता दिया है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दीन इलाही से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए अकबर एक धर्म सहिष्णु था, मतलब वो ज़्यादा धर्म में भेदभाव नहीं कर रहा था। उसने धर्म के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया, है ना, और विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर 1582 में एक नवीन धर्म की स्थापना की जो दीन इलाही नाम से मतलब कि जाना जाता है। तो देखिए याद रखिए कि 1582 में उन्होंने विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर, जितना भी धर्म था सभी की अच्छाइयों को उसमें संग्रहित किया, रखा, है ना, उकेरित किया। उसके बाद 1582 में उसने नवीन धर्म की स्थापना दी जिसे दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। देखो सिर्फ इतना ही मत लिख देना, नहीं तो 3 नंबर नहीं देगा बच्चों। मैं बता दूं कि इतना सिर्फ नहीं लिखना है। 3 नंबर वालों में लिखा हुआ है 50 शब्द से भी ज़्यादा रहना चाहिए, तो मैं बता दूंगा कहाँ तक लिखना है। अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और उसकी महानता का प्रमुख कारण है उसका विराट व्यक्तित्व। साम्राज्य की, आगे देखो, साम्राज्य की सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमान जो कि मुसलमान को छोड़कर जो बाकी धर्म थे उसको गैर मुसलमान कहा, उसको राहत दिया। जैसे बाकी जितने भी मुगल शासक थे वो बाकी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार करते थे, लेकिन ये इसमें दिखा रहा है कि इनका अच्छा मतलब कि व्यक्तित्व दिखा रहा है कि वो गैर मुसलमानों को राहत दिए, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मतलब राजपूतानों के साथ शादी भी किया, है ना, जोधाबाई आप लोग सुने होंगे। तो देखो बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रदान किया, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था भी वैसे ही अच्छा भी किया। धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक के रूप में उसका दीन इलाही प्रशंसनीय, मतलब धार्मिक सामंजस्य मतलब कि कोई भी धर्म वाला सभी धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मतलब अच्छा, मतलब कि एक दूसरे को जोड़ना, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने दीन इलाही का मतलब कि यहाँ पे बनाया। आगे देखो दीन इलाही द्वारा अकबर ने सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों को यहाँ पे उन्होंने एक जैसा मतलब कि रखा है, ठीक है, और उसकी भावना को उत्प्रेरित किया, ठीक है। तो यहाँ तक अगर लिखते हो तो ठीक है, इतना दूर तक लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर तक लिखना है, इसका आगे भी मैंने लिख दिया है, कोई जरूरत उसके यहाँ तक पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे संथाल और पहाड़ियों के बीच हल और कुदाल के बीच की लड़ाई थी, सिद्ध कीजिए, है ना। तो ये हल और कुदाल के बीच की लड़ाई कैसी थी, तो चलिए देख लेते हैं। देखो क्या लिखना है कि चूंकि संथाल बंदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, है ना, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। आप लोगों को पता होगा कि क्या हुआ था कि निचली पहाड़ी जो संथाल थे बंदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की, है ना, पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़ियों लोग, देखो ये वाला बहुत लंबा था तो ये मैंने शॉर्ट में बताया ताकि 3 नंबर में आप लोग लिखना है, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको 1.5 घंटे के एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। इसलिए जितना मैंने लिखा है बस उतना लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पहाड़िया लोग, है ना, अपनी झूम खेती के लिए, देखो झूम खेती करते थे पहाड़िया लोग, कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि उनका प्रतीक क्यों माना जाए, सिद्ध करना था। तो देखो कुदाल का प्रयोग ये करते थे पहाड़िया लोग, ठीक है, झूम खेती करने के लिए। और याद रखिए कि तो हल के नए बांदिशे, तो हल का प्रयोग कौन करते थे, संथाल, है ना, तो संथाल की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि पहाड़िया कुदाल का प्रयोग करते थे और संथाल हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति क्या थी। आप लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या नीति लागू किया था कि कोई भी अगर कोई शासक है ना, और उसका अगर मतलब कि उसका संतान नहीं है तो फिर वो उसको उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेता था। ये लॉर्ड डलहौजी की राज्य अपहरण नीति थी। तो चलिए इसको विस्तार में लिखना पड़ेगा। तो देखो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। कैसा प्रवृत्ति का था?
समाजवादी प्रवृत्ति का था। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा कि साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। देखो, साम्राज्य को जब अधिक से अधिक विस्तार करना था तो वो कोई भी नीति अपना सकता है, हड़प नीति हो या कोई भी नीति हो। तो वो हड़प नीति इसलिए किया ताकि वो अपना साम्राज्य का विस्तार कर सके। अब देखो, जितना दूर तक यहाँ तक अगर इसका साम्राज्य है और यहाँ का राजा को जब जैसे पता चला कि इसका कोई संतान नहीं है ना, तो वो जाके उस राज्य को भी कब्जा कर लेता था, जिससे इसका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ाने की और ये अपना कदम बढ़ा रहा था। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि कंपनी के राज्य का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक, देखो नवीन मतलब नया, कूटनीतिक मतलब कूटनीति रचा। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज के जितने भी मतलब कि हुए जनरल सभी के सभी बहुत कूटनीति जानते थे और जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा साम्राज्य फैला लिया। सिद्धांत का निर्माण किया जो गोद निषेध नीति। याद रखिए कि गोद नहीं ले सकता, अगर किसी का पुत्र नहीं हुआ है या पुत्री तो वो गोद भी नहीं ले सकता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कि गोद निषेध नीति। तो ये आप लोग को आएगा एग्जाम में। मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल स्टार से भी मार लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में प्राचीन काल, ऐसे देखो मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहने का मतलब था, ठीक है, कि भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा चली आ रही थी, है ना, कि जब जिसका कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद ले लेता था। जब किसी राजा के पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था। तो देखो, पहले तो देखो ये वाला लाइन आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। देखो 3 नंबर में तो इतना लंबा नहीं लिखोगे, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, तो समझाने के लिए मैंने विस्तार में आंसर बनाया, लेकिन आप इसको छोटा करके लिखना। ये वाला जैसे कि कर सकते हो कि होता था वो हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को, यहाँ तक ये वाला चीज़ें मत लिखना, ये सारी चीज़ें सीधे यहाँ से लिखना कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देशी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था और ना ही गोद लिया वह पुत्र उसके राज्य का अधिकारी बन सकता था। डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया और सतारा, कौन कौन जगह पर साम्राज्य स्थापित किया, देखिए सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर तथा झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये इसकी हड़प नीति थी, ठीक है। इतनी ही दूर तक लिखोगे तो चलेगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। आगे मैंने फिर भी लिख दिया, देख लीजिए। उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के निम्नलिखित आधार बनाए। तो ये मैंने लॉर्ड डलहौजी के कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है जो साम्राज्यवादी नीति, चलिए हम नीचे मतलब लिख दिए हैं कि राज्य अपहरण नीति, इसको आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति, पेंशनों और पदों की समाप्ति की नीति, सभी पर थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अब राज्य अपहरण नीति। उसके बाद युद्ध और आक्रमण की नीति। चलो, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण यहाँ पे बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हैं, ठीक है। सबसे पहला है क्रिप्स मिशन से निराशा, ठीक है। तो भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे में रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था, ठीक है। चलो, ये पहला कारण हो गया। और चलिए देख लेते हैं बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। क्या हुआ कि बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई। तो ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट, देखो यहाँ पे बुलेट्स भी यूज कर सकते हो तुम लोग बच्चों। देखो यहाँ बुलेट्स, एग्जाम में आप लोग बुलेट्स लगा देना, यहाँ पे बुलेट्स लगा देना ऐसे करके, ताकि देखने वाला मतलब लेखक मतलब कि जो आपका कॉपी निरीक्षक रहेगा उसको भी अच्छा लगे देखने में। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। स्टार मतलब स्टार भी मार सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे भी आपको मारना है आप अपना बुलेट्स दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी दे देना, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की घोषणा 27, आगे ऊपर कर देता हूँ मैं। ब्रिटिश सरकार की घोषणा 27 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी कर यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो इससे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा अछूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप काट भी सकते हो। 3 नंबर में इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा कारण बता दिया। अब 2-3 कारण सिर्फ आप लोग को वहाँ पे दिखाना है। मैंने जो जो कारण दिखाए, देखो यहाँ पे एक कारण है, फिर यहाँ पे एक कारण है, फिर देखो बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार, क्रिप्स मिशन। तो आप किसी 2-3 को ही लिखना, 3 अगर 3 नंबर का तो 3 ही लिख के छोड़ देना, बस इतनी दूर तक लिख के छोड़ देना, ठीक है। अब लेकिन मैं फिर भी कुछ आगे आगे कर दिया हूँ, तो आप लोग को अगर 5 नंबर में आएगा तो लिख लेना। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत को भी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब ये
अपनी स्वतंत्रता के लिए, आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आर्थिक दुर्दशा, अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी और दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। अब चलो देखते हैं, देखो बहुत सारा मैंने लिख दिया टॉपिक ताकि 5 नंबर का आए तो आप लोग को दिक्कत ना हो। फिर जापानी आक्रमण का भय, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून, है ना, रंगनू तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे। भारतीयों के मन में यह बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे, है ना। भारतीय छोड़ो आंदोलन इसका भी कारण, इसलिए ये भी एक कारण था। अब चलो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता क्या है, चलिए देखते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, देखिए कि शाब्दिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है समानता की भावना। ठीक है, इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव से है ना, भावना से है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल यह होता है कि राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं दिया जाता। ठीक है, देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने और उसके विश्वासों के अनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। डॉक्टर R.N. सक्सेना के अनुसार धर्मनिरपेक्षता वह नीति है जो धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि अपना धर्म मान सकता है, समानता, भाईचारे पर आधारित होता है। यह सभी नागरिकों को उनकी जाति, धर्म, लिंग और विश्वासों पर विचार किए बिना, है ना, सभी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। तो इतना लंबा लिख देना तो 3 नंबर मिलेंगे, इतना इंपॉर्टेंट था। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर इसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हो तो लिख भी नहीं पाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको पढ़ के प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो ये वही क्वेश्चन में से एक है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो क्या पूछ रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन देख लो। मनसब का सीधा सा मतलब होता था कि मुगल प्रशासन में किसी को कोई ओहदा देना, और जिसे उस पद पर तैनात किया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। देखो मनसब एक पद है और जो उस पद पर ओहदा पर रहता था उसे मनसबदार कहा जाता था। इसके 3 स्तर होते थे। पहला था उमरा, जो सबसे छोटे मनसबदार को कहा जाता था, है ना। उसके बाद आता था अजीम उम्दा, है ना, ये मध्यम स्तर का मनसबदार होता था। और सबसे बड़ा था अमीर ए आजम। अब सवाल ये है कि इनके स्तरों का निर्धारण कैसे होता था। दरअसल देखो, इतनी दूर तक भी आप लोग लिख सकते थे, यहीं तक लिखना है 3 नंबर, बस यहीं पर सबसे बड़ा था अमीर ए आजम, इतनी दूर तक लिख के छोड़ देना है आप लोग को। ठीक है, अब आगे अगर 5 नंबर में आए तो कैसे लिखना है। अब सवाल है ये है कि इनके स्तरों का निर्धारण कैसे होता था। दरअसल मनसबदारी व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाता है, पहला जात और दूसरा सवार। जात का मतलब होता था किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद, और दूसरा होता था सवार, यानी किसी भी मनसबदार को कितने घुड़सवार मिलेंगे, है ना। घुड़सवारों की संख्या ही तय करती थी कि सरकार दरबार में उसका कितना बड़ा ओहदा है। देखो जितना ज़्यादा घुड़सवारी रहेगा मतलब उसका उतना बड़ा ओहदा है मनसबदार का। अब देखो या में अगर ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी ऐसे भी आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर, है ना, के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया, है ना। मनसबदारी सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। बात वही है, ऐसे भी लिख सकते हो कि इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नकद वेतन भी प्राप्त करता था। इसमें उसको वेतन भी मिलता था, याद रखिएगा। ठीक है, पद के हिसाब से। अब देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित 3 मुख्य केंद्र और वहाँ के नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 4-5 लिख दिया है, आप लोग कोई भी 3 मुख्य केंद्र, प्रमुख केंद्र को आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया ताकि कोई ना कोई आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले देखो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, देखो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर जफर कर रहे थे। देखो बहादुर शाह जफर, लेकिन ये रियल में नहीं कर रहे थे, कौन कर रहे थे आगे देखो। परंतु यह नेतृत्व और औपचारिक एवं सिर्फ नाम मात्र था, मतलब सिर्फ नाम के लिए ये मतलब नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे, लेकिन आगे था कौन देखिए। वास्तव में विद्रोह का नेतृत्व जनरल बख्त खां के हाथों में था, समझ में आ रहा है, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। बख्त खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिसमें सेना के 6 और 4 नागरिक विभाग से थे। यह दल, है ना, यह न्यायालय सम्राट के साथ नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई भी करता था। अब चलो देखो नेक्स्ट में क्या है कि कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब सभी को पसंद करते थे। ये कानपुर का मैं बात बता रहा हूँ। अब उन्हें कंपनी ने उपाधि व महल दोनों से वंचित कर दिया था तथा पूना से निष्कासित कर कानपुर में रहने को बाध्य कर दिया था। तो देखो जब यहाँ इसको अपने महल से वंचित करके जब इनको निष्कासित करके कानपुर पर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा, तो जाहिर सी बात है विद्रोह करेंगे। तो देखो क्या हुआ, विद्रोह के पश्चात नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया तथा स्वयं को भारत के सम्राट
बहादुर शाह जफर के गवर्नर के रूप में मान्यता दी। 27 जून 1857 को सर व्यू व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब देखो एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर लिख लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई वाला, ये इंपॉर्टेंट है। किंतु 1857 के विद्रोह में इन सभी नेतृत्वकर्ताओं में जो सबसे प्रमुख नाम है वो है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तो जिसने झांसी में सैनिकों को ऐतिहासिक नेतृत्व प्रदान किया। कैसे किया था नेतृत्व प्रदान? देखिए, झांसी के शासक, आप लोगों को पता होगा, इनके जो पति थे राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र, देखो एक गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र लिया था, मतलब गोद लिया था जो पुत्र को, जिसको क्या कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी, उसकी मान्यता नहीं दे रहे थे। आप लोग अभी मैंने ऊपर बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, गोद नीति का ये विरोध कर रहे थे, तो गोद लेकर ये अपने उत्तराधिकारी सौंप रहे थे है ना, और उसका समर्थन भी कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया। तो देखो क्या लिख रहा है कि राजा के दत्तक पुत्र को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखो, तथा व्यापक वैभगत है ना सिद्धांत के अनुसार आधार पर झांसी को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। तो इसको मिला लिया। तदुपरांत क्या हुआ? देखिए, तदुपरांत गंगाधर राव की विधवा जो थी महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और बुलंद करते हुए विद्रोह का मोर्चा संभाल लिया। ठीक है, अब आगे देखो, एक और अगर लिखना चाहोगे तो 3 ही लिखना है आप लोग के एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा करके लिख दे रहा हूँ। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला है ना, 1857 के विद्रोह के एक अन्य प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वे मूलतः मद्रास के निवासी थे, बाद में वे फैजापुर आ गए थे है ना। और देखो, तथा 1857 में विद्रोह के अंतर्गत जब अवध में विद्रोह हुआ, तब मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोहियों का एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। एक और मैंने लिख दिया रोहिलखंड का, तो आप लोग देख सकते हैं कि रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया। कंपनी द्वारा निर्धारित की गई पेंशन से असंतुष्ट होकर 40,000 सैनिकों की सहायता से खान बहादुर ने लंबे समय तक विद्रोह का झंडा बुलंद रखा। तो मैंने देखो यहाँ पे विद्रोह के प्रमुख नेता एक तरफ कर दिया और केंद्र, इधर विद्रोह के केंद्र और इधर नेता मैंने लिख दिया। अगर आपको हो सके तो याद कर लीजिएगा, आप लोग इस पर याद रखिएगा। दिल्ली पर जनरल बख्त खां, अभी मैंने बताया बहादुर शाह जफर तो सिर्फ नाम के कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे जनरल बख्त खां। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर है ना, बिहार से कुंवर सिंह का भी कहानी आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर याद होगा तो। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया, तो ये 5 नंबर के, तो इसको लेंदी में लिखना पड़ेगा बच्चों, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देखो, मुगल काल में अभिजात्य वर्ग की विशेषताओं का वर्णन करना है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। आप लोग देखिए, बोर मत हुआ कीजिए। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मन लगा के पढ़ोगे तो सभी चीज़ें मन लगेगी। सिर्फ शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत लगता है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हो तो 1 बार या 2 बार में करके देखो, लेकिन देखो पूरा जरूर। ठीक है, मुगल अभिजात वर्ग, नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर लिखने में दिक्कत होगा। ये पहली विशेषता मैंने यहाँ किया, देखो पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, चौथी विशेषता, 5वीं विशेषता। तो 5 नंबर का तो मैंने 5 विशेषता लिखा है। आप चाहे तो 3 से 4 मतलब कि विशेषता भी लिख सकते हो, उतना में आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक लिखना है कम से कम, जहांगीर के काल तक। ठीक है, उतना लंबा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे, इसलिए मैंने 5 टॉपिक दिया ताकि आप कम से कम 3 टॉपिक को जरूर याद कर लें। ठीक है, और अगर 4 टॉपिक भी लिख देते हो जल्दी याद रहेगा तो जल्दी पेन चलेगा, नहीं याद रहेगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा लिखने में। मुगल अभिजात वर्ग की चारित्रिक विशेषताएं एवं सम्राट के साथ संबंध। मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ उसके उत्तराधिकारियों का दल था, है ना, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहते थे। किसे अभिजात वर्ग कहते थे? 2 नंबर में भी आएगा, तो ये याद रखिए कि मुगल अभिजात वर्ग की चारित्रिक विशेषताएं एवं सम्राट के साथ संबंध, कैसा उसकी चारित्रिक विशेषता है और इसका सम्राट के साथ कैसा संबंध है, इस आधार पर मुगल राज्य का महत्वपूर्ण स्तंभ उसके उत्तराधिकारियों का दल था, है ना। उस हिसाब से क्या किया गया? अधिकारियों का दल बनाया गया, है ना, जो उनके महत्वपूर्ण स्तंभ थे, है ना, जिसे ऐतिहासिक सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहा जाता है। और वैसे ही अधिकारियों के दल को अभिजात वर्ग कहा जाता है। देखो, अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निरीजातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, है ना। अधिकारी वर्ग को गुलदस्ता माना जाता था कि वो उसकी शान बढ़ा रहे, सुंदरता बढ़ा रहे हैं। मुगलों के अधिकारी वर्ग को देखो गुलदस्ता बोला गया। गुलदस्ता मतलब जो उसकी शान बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े रहते थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। तो ये सारे कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि तुरानी ईरानी अभिजात वर्ग, है ना, अकबर की शाही में सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे और कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। ठीक है, अब चलो देखो और आगे क्या लिखना है अभिजात वर्ग के बारे में। राजपूतों एवं भारतीय मुसलमानों का
प्रवेश। देखो 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय व भारतीय मूल के दो समूहों राजपूतों व भारतीय मुसलमानों है ना ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूती मुखिया अम्बेर का राजा था, जिसकी पुत्री से है ना अकबर का विवाह हुआ था। है ना, शिक्षा और लेखा शास्त्र की और झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। जहांगीर के काल, तो ये बार इधर देख लेना, अपना पढ़ लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख लेना। मनसबदारी व्यवस्था, अभिजात वर्ग, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है खास करके, ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। मनसबदारी प्रथा एवं अभिजात वर्ग में संबंध, सभी सरकार, अगर आप चाहोगे तो ये 3 नंबर की जगह में यही लिख देना, ये सारे काट के यही वाला लिख देना, 4 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे लिखता है, चलिए। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे थे, जातशाही और पदानुक्रम में अधिकारी के पद, और वेतन का सूचक था सवार। यह सूचित करता था कि जिससे उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना उपेक्षित था। 17वीं शताब्दी, अभी मैंने ऊपर बता दिया था कि जितना ज़्यादा घुड़सवार रहेगा उसकी सैलरी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो बड़ा मनसबदार रहेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में 2 तरह के संख्या विषयक ओहदे थे, मतलब ओहदे 2 प्रकार के थे। जातशाही पदानुक्रम में अधिकारी के पद और वेतन का सूचक था सवार। ठीक है, ठीक है, समझ याद रखिएगा, है ना। जातशाही क्या है, पदानुक्रम में अधिकारी के पद, याद रखिए जातशाही क्या है, पदानुक्रम में अधिकारी के पद, और वेतन का सूचक कौन है, सवार। ठीक है, ये क्या सूचित करता था कि सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है। ठीक है, और याद रखिए कि 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात कहे गए। देखो ये वाला यहाँ पे जुड़ाव किया गया है ना, कि जिसका 1000 से ऊपर जात वाले मनसबदार जो होते थे, मनसबदार मतलब जिसके पास घुड़सवार है, मतलब जिसके पास घुड़सवारी है और 1000 से ज़्यादा जात है उसके पास, तो ये अभिजात कहे गए। देखो, और अभिजात के विभिन्न कार्य भी लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी काम करते थे। है ना, प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था, उन्हें हथियार आदि से लैस करता था, उन्हें प्रशिक्षण भी देता था। याद रखिएगा ये सभी चीज़ों को। घुड़सवारी फौज मुगल का अपरिहार्य अंग थी, जो कि शाही निशान से दागे गए घोड़े का प्रयोग करती थी। अब चलिए यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। तो चलिए पहले मैं पहाड़िया लोगों की आजीविका बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोग को क्या करूँगा, उन लोग का बता दूंगा, संथालों का। तो चलिए पहले पहाड़ियों को बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से निम्न प्रकार से भिन्न थी। पहले देखिए पहाड़िया लोगों की आजीविका, यहाँ पे लिखना है कि पहाड़िया लोगों के पास ऊंचाई पर स्थित सूबे वाले भूभाग थे। देखो समझ में भी आ रहा होगा, पहाड़िया मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, मतलब ऊंची क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो इस तरह से करके याद रखा कीजिए, ताकि आप लोग को याद अच्छे तरीके से लंबे समय तक रह सके। समझ रहे हो बच्चों। तो पहाड़िया लोगों के पास ऊंचाई पर स्थित सूबे वाले भूभाग थे, मतलब ऊंचाई पर रहते थे। वे कुछ समय बाद अस्थायी कृषि क्षेत्र से हटकर झूम कृषि क्षेत्र पर अपनी आजीविका के लिए केंद्रित हो गए। अभी मैंने बताया था कि झूम कृषि पर ही ये लोग निर्भर हो गए, जिसके कारण इनको कुदाल, इनकी मतलब कि कुदाल से जोड़ा गया है ना। तो ये आप लोग देख सकते होंगे कि अस्थायी कृषि क्षेत्र से हटकर वो अब झूम कृषि पर आ गए थे। ठीक है, जंगल और चारागाह पहाड़ियों की अर्थव्यवस्था के अटूट हिस्से थे। जंगल और चारागाह पहाड़ियों की अर्थव्यवस्था इनके अटूट हिस्से थे, वहीं पे वो अपनी रोजी रोटी कर रहे थे, समझ रहे। और पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। अभी मैंने ये चीज़ बता भी दिया। ठीक है, पहाड़िया लोग, ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में छोड़ के आते हो बच्चों, तो आप लोग समझिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दो आप लोग। ये सारे टॉपिक जरूर कंप्लीट कर लेना। पहाड़िया लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे, उनको हमेशा उनसे शंका रहता था, डर रहता था, और उनसे बातचीत करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तेज लोग हैं, ये हमें धोखा दे देंगे कंपनी के लोग। पहाड़ी लोग जंगल के उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और प्रायः झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्सों में झाड़ियों को काटकर, झूम कृषि किसको कहते हैं, जिसमें झाड़ियों को, घास फूस को जलाकर जमीन साफ करते थे और फिर उसमें खेती करते थे। ठीक है, पहाड़ी लोग अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक साफ ज़मीन पर खेती करते थे और फिर
उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़कर नहीं लेके चले जाते थे। झूम कृषि अगर जानते हैं तो ये वाला टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पहाड़िया लोग, उसमें यही होता है कि कुछ क्षेत्र को साफ करके छोड़ दिया जाता है, बाद में कृषि किया जाता है। पहाड़िया लोग पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे, ठीक है, और ये भूमि उनकी पहचान और जीवन की आधार थी। वह बाहरी लोगों के प्रवेश का विरोध भी करते थे, जो बाहर से आते थे उसको विरोध करते थे, क्योंकि ये अपनी भूमि को निजी मानते थे। निजी मतलब प्राइवेट, अपना। उनके मुखिया लोग एकता बनाए रखते थे, है ना, और आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे। अब देखो यहाँ पे संथालों की आजीविका दिया गया है, ठीक है, कि राजमहल की पहाड़ियों में संथाल लोग जम गए, है ना। संथाल लोग आसपास के जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकड़ी को काटते थे, जमीन जोतते हुए, ये देखिए जोतते थे हल से, उसमें चावल और कपास की खेती करते थे। वो ऊपर कौन कर रहे थे? झूम की खेती कर रहे थे, और ये जोत कर चावल और कपास की खेती करते थे। संथाल के लोग ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। देखो संथाल के जो लोग थे, निचली पहाड़ी जो थी उसमें कब्जा जमाना शुरू कर दिया। संथाल के लोग खेती में हल का प्रयोग करते थे और इनका चिन्ह भी हल ही था, ठीक है। संथालों ने परिश्रम करके आंतरिक भूभागों में गहरी जुताई करने के बाद कृषि योग्य भूमि को शानदार बना दिया। देखो जब किसी भी आप लोग सुने होंगे मिट्टी में जब हल चलता है, हल ऐसे करके फली होता है इसमें, पुराने ज़माने में देखिएगा, और यहाँ पे करके हल से बांधा हुआ रहता है, फिर आगे यहाँ पे मतलब कि पकड़ा हुआ रहता है, आदमी को पकड़ने के लिए यहाँ पे रहता है। आप लोग हल देखे होंगे तो ऐसे रहता है, ऐसे करके, ठीक है। और हल से यहाँ पे पहले जुड़ा हुआ रहता था, यहाँ पे क्या रहता है? पकड़ने के लिए आदमी को, यहाँ पे आदमी इसको पकड़ता है, देखो यहाँ पे हाथ से पकड़ता है, और यहाँ पे देखो, है ना, आगे बैल बांध देता है ऐसे जोड़ के, तो उससे बनाया जाता था, ठीक है। पहाड़िया लोग जब भी निचले इलाकों में घुसने की हिम्मत करते थे तो उन्हें भगा देते थे। देखो अब पहाड़ियों लोग जो ऊपर मैंने बताया कि उनके साथ वो जब भी वो नीचे इलाके में आते थे तो उनको वो भगा देते थे, तो वो दोनों अपनी अपनी कब्जा करने में लगे थे, और ठीक है। पहाड़ियों लोग को ये ज़्यादा मजबूत भी थे। देखो आगे क्या लिख रहा है कि संथालों ने अपने से पहले राजमहल की पहाड़ियों पर बसने वाले पहाड़ी लोगों को चट्टानों और अधिक बंजर भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया। देखो मैं बताया कि इन्होंने अपना दबदबा मतलब कायम कर लिया। उन्होंने क्या किया कि राजमहल की पहाड़ियों पर बसने वाले पहाड़ी लोगों को चट्टानी और अधिक बंजर भूमि में ही सीमित कर दिया, और जो अच्छी अच्छी भूमि थी संथाल अपने छीन लिए, है ना, कब्जा कर लिया। संथालों के पास पहाड़िया लोगों के मुकाबले अधिक उपजाऊ भूमि होती थी। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, जिसके कारण पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीकों को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके, ठीक है, और वो कमज़ोर होते गए। जिस भूमि पर संथालों ने अधिकार कर लिया, ये अच्छे से टॉपिक पढ़ लेना, इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, कुदाल वाला और हल वाला भी याद हो जाएगा, कि जिस भूमि पर संथालों ने अधिकार कर लिया वे अस्थायी खेती करने वाले, अपनी स्वायत्त स्वयं स्थापित करने वाले आदिवासियों के रोल में उभरते चले गए, ठीक है। ये आगे जाके आदिवासी भी बने। आगे देखो 1857 के विद्रोह की परिणामों की आप लोग को वर्णन करना है, तो 1857 के महान विद्रोह का महत्व और परिणाम, चलिए हम यहाँ कहा जाते हैं 1857 के महान विद्रोह का महत्व और परिणाम, चलो ये आगे पढ़ते हैं। यह कहा जा सकता है कि 1857 AD मतलब कि वो जो ईस्वी था का महान विद्रोह विफल रहा था। विफल तो हो गया था लेकिन फलीन नहीं रहा, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ जरूर प्रभाव पड़ा। जितना मतलब कि प्रभाव डालना था उतना प्रभाव डाला इसने, भले ही वो विफल हो भी गया। चलो देखते हैं क्या संयुक्त प्रयास। इस विद्रोह से हम अधिकार रखने के लिए भारत के संघर्ष की एक तस्वीर ले सकते हैं। इससे पहले कई विद्रोह हुए थे, लेकिन है ना, लेकिन उन विद्रोहों में भारतीय नस्ल की कोई भावना नहीं थी। 1857 AD का विद्रोह लोगों के विभिन्न वर्गों का एकत्रित प्रयास था, मतलब सभी लोग मिल गए थे इसमें, है ना, तो ये एकत्रित प्रयास हुआ था, ये जो बहुत अच्छी बात है। एकता में यहाँ पे दिखाया था पहली बार भारत के विद्रोह में। नहीं तो पहले क्या होता था, कहीं यहाँ पर छोटा विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे छोटा विद्रोह हो रहा है, छोटा विद्रोह यहाँ हो रहा है, तो अंग्रेज लोग सभी को धीरे धीरे दमन कर लेते थे। लेकिन जब यही तीनों विद्रोह, जब 4 विद्रोह जब एक साथ करेंगे मिलके, सभी जगह करते जाएंगे एक ही कालखंड में, तो ज़्यादा दिक्कत होता है उनको संभालना। किसान वर्ग की जागृति, किसान इस विद्रोह में शामिल हो गए जो अंग्रेजों के बाहर और बाहर था, है ना, या द्वितीय था, ठीक है। आगे देखो राष्ट्रीय अनुभव का विकास। डॉक्टर KMM है ना पन्नीकर ने लिखा था कि हालांकि सिपाही की सीमाएं और कमजोरियां थी, लेकिन ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिए उनके प्रयास देशभक्ति कार्य और प्रगतिशील कदम थे, ठीक है। जरूर कमजोर थे वो उनके अंदर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देशभक्ति का यहाँ पे मतलब कि काम किया। अगर हम इसकी सफलता के आधार पर किसी भी ऐतिहासिक घटना पर विचार नहीं करते हैं तो 1857 का विद्रोह कभी त्रासदी नहीं था, है ना। यह महान उद्देश्य की विफलता के बावजूद भी यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत था, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, विफल था फिर भी ये। अब आगे देखो कि कंपनी के नियम का अंत हो गया। इस महान विद्रोह का राजनीतिक परिणाम भारत में कंपनी के शासन का अंत था। कंपनी अब खत्म हो गया था। ब्रिटिश संसद में पेश किए गए एक नए कार्य से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने का आरोप लगाया, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ब्रिटिश संसद में पेश किया गया एक नए कार्य से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करने का आरोप लगाया, है ना। तब से ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि के रूप में एक वायसराय ने भारत पर शासन किया। जो पहला वाला जो कंपनी वाला सिस्टम था वो बंद हो गया।
अब आगे देखो, रानी का भी घोषणा पत्र आ गया। ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। भले ही टॉपिक को छोटा कर दो, जैसे कि यहाँ पे 7-8 लाइन का है तो आप लोग 4-5 लाइन में लिखना, लेकिन पाँचों टॉपिक लिख देना ताकि 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाए। रानी की घोषणा ने, है ना, 1858 में कई वादों को बरकरार रखा। एडी सरकार की सेवा, कास्ट, धर्म और केवल योग्यता के आधार पर वादा किया गया था। भगवान डलहौजी, है ना, के विलंब के सिद्धांत को रद्द कर दिया था। ठीक है। सेना पुरुषों की नई भर्ती नीति को यह देखने के लिए घोषणा की गई कि वे किसी भी विद्रोह को व्यवस्थित नहीं कर सके। सरकार के महत्वपूर्ण पदों में कोई देसी लोग या को मौका नहीं दिया गया था। ठीक है। तो रानी की ये घोषणा था, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों का वर्णन करते हैं। अब देखो, पूछ रहा है कि नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो चलिए पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं कि दिसंबर 1929 के अंत में आयोजित कांग्रेस के लाहौर, यहाँ देखो कांग्रेस लिख लेना, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जहां जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये सारी चीज़ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, जो कि युवा पीढ़ी के नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, वहीं पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा भी की गई। ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं। ये पृष्ठभूमि था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे एग्जाम में। देखो, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, कौन है कानून देख लीजिए, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्यों को एक अधिकार दिया था, है ना, दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। देखो, ये जो नमक था इसमें एक अधिकार था, है ना, तो इसी को तोड़ने के लिए इन्होंने ये यात्रा का नेतृत्व किया। देखो क्या आगे लिख रहा है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। क्या लिखा था सुनिए, उसमें क्या क्या मांग थी। इसमें 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। इन मांगों में सबसे जो महत्वपूर्ण मांग था वो नमक पर लगने वाले कर को समाप्त करने की थी, क्योंकि नमक पर कर बहुत ज़्यादा लग रहा था। उद्देश्य क्या, चलिए देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को, जो सविनय कानून इसके पक्ष में था, उसको भंग करना था। ठीक है। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था, लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस पर कर को हटाने के लिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह चलाया था। सुन लीजिए, इसको आप लोग बना भी नहीं सकते हैं, बेच भी नहीं सकते हैं, ये सिर्फ इंग्लैंड से आकर ही इस्तेमाल होता था। ठीक है। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, है ना, समुद्री तटीय गाँव दांडी तक निकाली गई थी। आप लोग को पता होगा दांडी तक गया था, है ना। शुरुआती समय में तकरीबन 78 व्यक्तियों ने इस यात्रा में भाग लिया था, और बाद में देखना भीड़ इतना जमा हो गया था कि संभालना मुश्किल हो गया था। ठीक है। नमक कानून के खिलाफ शुरू हुई थी दांडी यात्रा सत्याग्रह। याद रखिए कि नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था दांडी सत्याग्रह। अब आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति की भूमिका का आप लोग को वर्णन करना है। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है। सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आप लोग को दिख रहा होगा, दोनों जुड़ जरूर जाइएगा। और देखो बच्चों, एक तो हमारा मतलब कि मेन आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, और एक आपका जो टेलीग्राम का चैनल आप लोग क्लास 12 के बच्चों के लिए अलग भी बना दिया गया। मतलब 2 चैनल है। एक मेन चैनल है, मेन चैनल का नाम है बोर्ड आभा जैकबोर्ड, जो कि आपको दिख रहा होगा, और क्लास 12 वाला भी आप लोग को अब दिख रहा होगा। तो ये जो दिख रहा है ये क्लास 12 वालों के लिए। तो ये दोनों चैनल में आप लोग को जुड़ना इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, प्रिंट आउट करके तैयारी कर लेना, और पहले वीडियो जरूर देख लेना। संविधान सभा की समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग जो किया था, जो ड्राफ्ट किया था कानून को, है ना। देखिए कितना अच्छा से किया गया, यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। इसका गठन जो हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। आज़ादी के बाद। ठीक है। 15 अगस्त के बाद देखिए 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब देखो यहाँ पे संविधान बनाने का काम चलेगा। यह समिति 7 सदस्यों की थी। कितनी सदस्यों की थी? 7 सदस्यों थी। देखो 7 सदस्यों का नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो आप लोग सभी को पता होगा कि संविधान प्रारूप समिति ने अत्यधिक परिश्रम के उपरांत संविधान का निर्माण किया, प्रारूप तैयार किया, बहुत मेहनत लगा इसमें। उसे फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया, है ना। कब प्रस्तुत हुआ? फरवरी 1948 में।
ठीक है। संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया। याद रखिए कि संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में, कितने अधिवेशन में, चौथे अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बहुत समय लगा और बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में। यह प्रारूप 25 फरवरी 1948 ईस्वी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रारूप को संविधान सभा में विचारार्थ रखा गया। मतलब कि संविधान सभा में इस प्रारूप जो प्रारूप होकर जो किताब बना, इसको रखा गया कि देखिए इस पर विचार रखें कि कैसा है। 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक इस प्रारूप पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। देखिए संविधान जब बनना था तो लागू जब किया जाएगा तो वो बहुत बड़ा चीज़ हुआ ना, तो उस पर तर्क वितर्क होना बहुत ज़रूरी कि कौन सा जो कानून है वो कैसा है ना, किस तरह के दंड होने चाहिए, किस तरह के मतलब कि कानून बनने चाहिए। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, कितना, एक साल से भी ज़्यादा यहाँ मतलब कि 10-11 महीनों तक बहस चला। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में देखिए कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ व 2 परिशिष्ट हैं अभी वर्तमान में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पर हुए हस्ताक्षर और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। ये याद रखिएगा कि अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के, है ना। और जो आपका